नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में आज बात होगी मुंबई की, जहां ना तो राजनेता सुरक्षित है और ना ही आम जनता। दिखाएंगे कैसे सड़क पर हुए विवाद में एक युवक की उसके मां बाप के सामने पीटकर हत्या कर दी गई। सियासी ढाबा में दिखाएंगे महाराष्ट्र और झारखंड के लिए बजा चुनावी बिगुल। साथ ही कई राज्यों की विधानसभा और लोकसभा सीटों के उपचुनाव का भी हुआ ऐलान। तो सोशल अड्डा में करेंगे दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की सफेद दीवारों को बार बार गंदगी से लाल करने वालों पर मंथन। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे एशिया के सबसे बड़े डिजिटल मेला इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एआई पर दुनिया को क्या बड़ा संदेश दिया। इसके अलावा देश और दुनिया की और भी खबरें होंगी। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा पंचकुला के कारोबारी की ओर से दिए गए दिवाली गिफ्ट की भी है। देखिए, त्योहारों के बीच हरियाणा के पंचकुला में भी एक कारोबारी ने अपने कर्मचारियों को खास तोहफा दिया। दरअसल कारोबारी एम.के. भाटिया ने अपने कर्मचारियों को 15 कारों की चाबी सौंपी। इनमें 13 टाटा पंच और 2 मारुति ग्रैंड विटारा शामिल हैं। बताया गया कि पिछले साल भी कारोबारी ने 12 कर्मचारियों को गाड़ियां तोहफे में दी थी। हमारे सारे यंग टीम मेंबर्स है, सबकी जो एज ग्रुप है 28 साल से कम की एज ग्रुप है। हम फ्रेशर्स अपॉइंट करते हैं, उनको ट्रेनिंग करते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हीं को पहले वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं, फिर उन्हें डायरेक्टर बनाते हैं, फिर हम उनको कार्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनको मोटिवेशन मिले, जिनसे कि उनको लगे कि लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। यूपी की मथुरा में भरत मिलाप शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी पुष्पक विमान में बैठे नजर आए। इस मौके पर भरत मिलाप के दौरान पूरा माहौल ही भक्तिमय हो गया। वहीं इस शोभा यात्रा में रामलला की झांकी ने भी भक्तों का मन मोह लिया। राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट से सांसद संजना जाटव एक बार फिर से सुर्खियों में आ गईं। दरअसल उनका खेतों में काम करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें उनकी सास भी दिखाई दे रही हैं। यूपी के इटावा में 11वीं की छात्रा को एक दिन का एसएसपी बनाया गया। दरअसल होनहार शीतल ने 10वीं क्लास में टॉप किया है। ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शीतल को ये सम्मान मिला। वहीं एक दिन की एसएसपी के तौर पर उन्होंने जनता की समस्याओं को भी सुना और शिकायत सुनकर संबंधित थानों को तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए। इस सम्मान के बाद शीतल ने बताया कि एक दिन की एसएसपी बनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। होनहार शीतल के मुताबिक वो बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं। इस बालिका को बधाई भी देता हूं और साथ ही साथ इनके एम्बिशन जिन्होंने बताया कि मैं आईएएस बनना चाहती हूं, तो निश्चित तौर से ये भी इसके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और निश्चित तौर से ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए और आप लोगों की तरफ से भी इनको मोटिवेशन हो चाहिए। मैं उत्साहवर्धन के लिए इनको बधाई देता हूं। गुजरात के सूरत में एक महिला के साथ चमत्कार हुआ। दरअसल घर के पास इस महिला के ऊपर छत से एक पानी की टंकी गिर गई। ये मामला डिंडोली इलाके की मानसी रेसिडेंसी सोसाइटी का है। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घटना में महिला को जरा भी खरोंच तक नहीं आई। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर जानलेवा रोड रेज से जुड़ी हुई है। मुंबई के मलाड में रोड रेज की एक बेहद दर्दनाक और शर्मनाक घटना सामने आई। पुलिस के मुताबिक एक ऑटो ड्राइवर ने मृतक की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए तेज टक्कर मारी, जिसकी वजह से उनके बीच थोड़ी सी कहासुनी हुई। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बेहद भयावह और डरावना है। ऑटो ड्राइवर और उसके दोस्तों ने भरी सड़क पर युवक की पीट कर हत्या कर दी। मृतक युवक के माता पिता उसकी जान बचाने के लिए भीख मांगते रहे, चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन वहशी भीड़ ने उनकी एक नहीं सुनी। ऐसे में जरूरी है कि रोड रेज के मवालियों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं।
आपकी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। हालांकि तीनों तस्वीरें धुंधली हैं, जिन्हें आप साफ साफ नहीं देख पा रहे होंगे। लेकिन इन तस्वीरों को हम आपको हूबहू नहीं दिखा सकते, क्योंकि डर है कि आप इन तस्वीरों को देखकर विचलित हो सकते हैं। पहली तस्वीर में बेकाबू और बेखौफ लोग कानून को हाथ में लेकर जमीन पर गिरे एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में बेकाबू भीड़ से अपने बेटे की जान बचाने के लिए मां अपने बेटे के ऊपर लेट जाती है, लेकिन वहशी और दरिंदे मां के चीख पुकार को अनसुनी कर युवक की पिटाई करते रहते हैं। और तीसरी तस्वीर में युवक का पिता बेटे की जान बचाने के लिए वहशी भीड़ से हाथ जोड़कर गुहार लगा रहा है, लेकिन दरिंदे पिता के साथ धक्का मुक्की और मारपीट करते हैं। ये देखो एक्चुअली ये गलत है जो हुआ है, क्योंकि जैसे गांधी जी ने एक टाइम पे कहा था आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, इसका भी कॉन्सिक्वेंस सेम हो जाएगा। सारा रिक्शे वाले को इसका, ऑटो वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आइडियली तो गलत हुआ है, अगर ओवरटेक कर भी लिया, अगर वो बोल भी रहा है कुछ, तो समझ के चलना चाहिए कि कल उनके साथ भी सेम हो सकता है। अगर आप किसी के ऊपर भी हाथ उठा रहे हो या आप मार भी खा के और हो या आपने मारा भी हो, घर जाके दोनों ही इंसानों को रिग्रेट होता है कि मैं क्यों फंसा ऐसी चीज में। तो मेरे को एक ही चीज लगती है कि गुस्सा थोड़ा कंट्रोल में करना चाहिए अपने को। आखिरी में मेरी मम्मी ये बोलती थी कि किसी के ऊपर भी हाथ उठाने से पहले ये सोचो कि वो भी किसी का बेटा होगा, वो भी किसी का बाप होगा, या वो भी किसी की माँ हो सकती है। तो हमेशा कभी भी आप ऐसा एक्शन ले रहे हो तो आपके मन में आना चाहिए कि वो भी अपने जैसा ही अपना ही भाई है। मेरे हिसाब से बहुत गलत हुआ, क्योंकि मुंबई अगर देखा जाएगा ना तो लोग ऐसे हैं कि हर बार गुस्से में ही रहते। तो लाइक कभी कभार ऑफिस में हम लोग जब गुस्से में रहते हैं, हम लोग कोई छोटी चीज जैसे कि पत्थर को लात मारते हैं, तो गुस्से के सबके अंदर रहता है। लाइक मेरी मम्मी कहती है जब गुस्सा आता है ना, उसका कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचो फिर एक्ट करो। तो आई फील ये जो हुआ बहुत गलत हुआ है। दिल दहला देने वाली और दहशत की ये तस्वीरें मायानगरी मुंबई में हुई रोड रेस की है। रोंगटे खड़ी कर देने वाली इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दरिंदे हिंसक जानवरों से भी खूंखार और खतरनाक हैं। सभ्य समाज का एक इंसान कैसे वहशी और दरिंदा बन जाता है, ये तस्वीरों से तस्दीक करने के लिए काफी है। इससे पहले शायद ही आपने इतनी हिंसक तस्वीरें देखी होंगी। जमीन पर पड़ा युवक अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन भीड़ उसे बेरहमी से पीट रही है। अपने जिगर के टुकड़े को बेरहमी से पिटता देख उसकी मां जान बचाने के लिए उसके ऊपर लेट जाती है, लेकिन ये वहशी एक मां की मिन्नतों को भी बेरहमी से कुचल देते हैं और युवक की पिटाई जारी रखते हैं। वही पिता अपने बेटे की जान बचाने के लिए हाथ जोड़कर ठीक भाग रहा है, लेकिन शैतानी भीड़ इस पिता के साथ भी धक्का मुक्की करती है। इतना ही नहीं, कुछ दरिंदे उनसे मारपीट भी करते हैं। त्योहार के दिन हुई ये घटना सही में आप कह सकते हैं कि हैरान कर देने वाली है। आकाश एक तरह से अपने परिवार के साथ जा रहे थे, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ ओवरटेकिंग पर उनका झगड़ा हुआ, जिसके बाद उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कई लोगों को बुलाया। एक वीडियो वायरल है जिसमें आकाश को पीटते हुए वो लोग दिखाई दे रहे हैं और आकाश की इस समय मौत होने के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की वो आगे तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन ओवरटेकिंग को लेकर के जो झगड़ा शुरू हुआ था उसने आकाश की जिंदगी ले ली। मुंबई पुलिस के मुताबिक घटना शनिवार शाम को पुष्पा पार्क के पास दफ्तरी रोड पर उस वक्त हुई जब आकाश माइन दशहरा के मौके पर नई कार खरीदने गए थे और मलाड रेलवे स्टेशन के पास एक ऑटो ने उनकी कार को ओवरटेक किया, जिसके बाद उनके और रिक्शा चालक के बीच बहस हो गई और देखते ही देखते ये बहस तीखी झड़प में बदल गई और ऑटो चालक ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर आकाश पर हमला कर दिया। हाथापाई से शुरू हुई ये झड़प लात घूंसों तक पहुंच गई और इस पिटाई में आकाश जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद इन दरिंदों पर ऐसा खून सवार हुआ कि इन्होंने युवक की जान ही ले ली। मृतक युवक को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बेकाबू भीड़ लगातार पीड़ित और उसके परिवार को लात घूंसों से पीट रही है। फुटेज में आकाश की मां को उसके ऊपर लेटे हुए देखा जा सकता है, जो उसे हमलावरों से बचाने की कोशिश कर रही है। इस बीच कुछ लोग उनके पिता पर हमला करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जो उनसे बेटे की जान बख्शने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। लोग ओवरऑल संवेदनशील नहीं रहे हैं अभी। जो एक बोलते हैं फ्रस्ट्रेट होने का पोटेंशियल या फ्रस्ट्रेट होने का थ्रेशोल्ड लोगों का कम हो गया, मतलब बहुत जल्द उनका फ्यूज ऑफ हो जाता है, बहुत जल्दी वो आग बबूले हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो अपना संयम खो देते हैं।
ये अधिकतर समाज में सबके साथ हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई विशेष लोगों के साथ ही हो रहा है। हाँ, यंग बच्चों के साथ ये ज्यादा हो रहा है कि उनका संयम बहुत जल्दी खो देते हैं, संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है, हर चीज तभी की तभी चाहिए, क्योंकि हमने ट्रेनिंग भी वैसी की है ना बच्चों की कि भैया आपको मान लीजिए कुछ खाने के लिए चाहिए तो आप 1 मिनट में एक बटन दबाएंगे, वो खाना 15 मिनट में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कहीं से भी आपको कहीं जाना है, आप एक बटन दबाइए, गाड़ी नीचे आ जाएगी, आपको जहां जाना है जा सकते हैं। आपको रिलेशनशिप बदलना है, आप आपके पुराने पार्टनर से बोर हो गए हैं, आपको एक राइट स्वाइप करना है, आपके लिए 10 पार्टनर तैयार बैठे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हम हमारे मस्तिष्क की ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे हैं कि आपको नो सुनना पड़ेगा। पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक अविनाश कदम और अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। 12 अक्टूबर को ही एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन दोनों घटनाओं से साफ है कि महाराष्ट्र में न तो राजनेता सुरक्षित हैं और न ही आम जनता। मुंबई में बाबा सिद्दीकी और आकाश माइन की हत्या दशहरे के ही दिन हुई, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के शोर में आकाश माइन की हत्या की खबर दब गई। लेकिन सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद ये घटना सुर्खियों में आई, जिसे देखकर लोग सन्न रह गए। ऐसे में सवाल है कि आखिर रोड रेस क्या है? बहुत आसान भाषा में रोड रेस को समझें तो इसका अर्थ सड़क पर हुई छोटी बड़ी घटनाओं के कारण आने वाला गुस्सा, रोष या आक्रोश है। लेकिन ये जानकर दिल कांप जाता है कि रोड रेस की घटनाओं के कारण देश में हर रोज औसतन 3 लोग मारे जा रहे हैं और रोड रेस की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए ठोस कानून बनाने की मांग हो रही है। बम्बई में खास करके अगर मैं बात करूं तो ये चीजें ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि बम्बई की अगर आप जीवन शैली देखेंगे तो जीवन शैली भी बहुत स्ट्रेसफुल है। आप घर से जब निकलते हैं तो घर तक वापस जब पहुंचते हैं रात को, हर क्षण पे स्ट्रेस है। फिर वो खराब रोड का स्ट्रेस हो या फिर बहुत ज्यादा पैसों का स्ट्रेस हो या फिर ट्रैफिक का स्ट्रेस हो, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। मानसिक तनाव हर एक मुंबईकर के लाइफ का एक अभिन्न अंग हो गया है। इसका मतलब वो चीज जो हुई है वो जस्टिफाइड है या उसका मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो चीज एक बहुत ही खराब मेंटालिटी और बहुत ही क्रिमिनल मेंटालिटी का नतीजा है। ये एक चीज होगी। लेकिन दूसरी चीज जो है कि भाई हम जिस तरह की स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, जिसमें हमारे मन को स्थिर रखने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप जैसे ही सुबह उठते हैं, आप सभी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, राइट फ्रॉम जब हम हमारा मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं अरे ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, कोई इटली जा रहा है, कोई पोस्टर में जीत रहा है, कोई कंपटीशन जीत रहा है। कंपैरिजन की भावना निर्माण होती है। कंपैरिजन की भावना जब निर्माण होती है तो हमें खुशी महसूस नहीं होती। अब सवाल ये भी है कि क्यों होता है रोड रेस और इसके पीछे की वजह क्या है। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका मूड सबसे पहले रोड रेस का जिम्मेदार होता है। लिहाजा जब भी घर से निकलें, शांत भाव से निकलें। घर का तनाव सड़क पर जानलेवा साबित हो सकता है। घंटों लगा ट्रैफिक जाम रोड रेस का बड़ा कारण होता है। जब जाम खुलते ही लोग तेजी से गाड़ियां दौड़ाते हैं, तब रोड रेस को अंजाम दे सकते हैं। रोड पर लंबा ट्रैफिक हो और किसी को जरूरी काम से जल्दी पहुंचना है, ऐसे में ट्रैफिक में फंसे रहने की चिढ़ और आसपास लगातार बज रहे हॉर्न रोड रेस के लिए उकसाते हैं। बार बार गलत दिशा से ओवरटेक करने वाले लोग इतना गुस्सा दिला देते हैं कि लोग तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर और साइड न देने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि रोड रेस से कैसे बचें, क्योंकि जरा सी चूक से बड़ी वारदात हो सकती है। लिहाजा अगर लंबे ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं तो रास्ता साफ करने के लिए शोर मचाने के बजाय शांत बैठें। बेहतर होगा कि गूगल मैप पर ट्रैफिक चेक कर लें और लगता है कि जिस रोड से जाने वाले हैं वहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा तो पहले ही रास्ता बदल लें। जब गुस्सा आए तो गाड़ी के एक्सीलेटर पर पैर दबाने से पहले माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करें। अगर सड़क पर कोई व्यक्ति व्यर्थ आपसे बहस कर रहा हो तो बहस को टालने की कोशिश करें। अगर वो बदतमीजी, गाली गलौज या हिंसा पर उतारू हो तो तुरंत पुलिस की मदद लें। अगर किसी छोटी मोटी टक्कर से आपके वाहन का कोई मामूली नुकसान हुआ हो तो उसे लेकर बेकार झगड़ा न करें। ऐसे में जरूरी है कि रोड रेस के मवालियों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे। वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ेंगी चुनाव। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार बुधवार को नई सरकार बन जाएगी। सुबह 11:30 बजे उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में सीएम पद की शपथ लेंगे। उन्हें सोमवार को राज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया था। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने जीत हासिल की थी। हरियाणा के पंचकुला में बुधवार को बीजेपी की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। यानी राज्य का अगला सीएम कौन होगा, इसी बैठक में पता चलेगा। वैसे अटकलें हैं कि नई बीजेपी सरकार गुरुवार को शपथ लेगी। बताया जा रहा है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी और सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए, जहां वो SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। जयशंकर का वहां पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद वो पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ की ओर से आयोजित औपचारिक डिनर में शामिल होने भी पहुंचे। ये 9 साल बाद पहला मौका रहा जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा पर गए हैं। इससे पहले दिसंबर 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान पहुंची थी। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर सीएम आतिशी ने अहम बैठक की। वहीं इस बीच अब राजधानी में ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू कर दिया गया। हवा की गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंचने के बाद यह कदम उठाया गया है। इस तरह अब सड़क किनारे रेस्टोरेंट और होटलों में कोयले के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगी। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद शांति बहाली के मुद्दे पर दिल्ली में एक अहम और बड़ी बैठक हुई। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। इसमें गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारी शामिल हुए। वहीं मैतेई, नागा और कोकी समुदाय के प्रतिनिधि भी इस बैठक में पहुंचे। इनके अलावा मणिपुर के बीजेपी प्रभारी संबित पात्रा भी बैठक में मौजूद रहे। तमिलनाडु के चेन्नई और दूसरी जगहों पर भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से वहां जल भराव हो गया। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने अभी और बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। लिहाजा चेन्नई और कुछ दूसरे जिलों में स्कूल और कॉलेज बुधवार तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के तिरुपति और कुछ दूसरे हिस्सों में भी फिलहाल शिक्षण संस्थानों को बंद रखने को कहा गया है। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनावों का ऐलान हो गया। महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव होगा और झारखंड में 2 चरणों में वोटिंग होगी और दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे एक साथ 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र झारखंड चुनावों के साथ ही उपचुनावों का भी ऐलान हुआ। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर के लिए उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक मामला अदालत में है, लिहाजा चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत तेज हो गई। विपक्ष चुनाव आयोग की साख को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का डर बता रही है। महाराष्ट्र का किंग कौन? फैसले की घड़ी का ऐलान हो चुका है। इस बार फैसला इस बात का भी होगा कि जनता के दिल में कौन है, पुरानी पार्टियों के नए गद्दीनशीं या नई पार्टियों के पुराने मुखिया। सबसे बड़ी परीक्षा भरोसे की है। 2 पार्टियों में हुई टूट फूट में जनता का मत किधर है, ये साफ हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की धुंध भी बज चुकी है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होगा। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने झारखंड चुनाव का भी ऐलान कर दिया है। झारखंड में 2 फेज में वोटिंग होगी। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को ही होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही आज हुआ हो, पर पक्ष और विपक्ष पिछले कई महीने से चुनावी मोड में आ चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने बीते कुछ दिनों में जो लोक लुभावन ऐलान किए हैं, उसे इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। आता मला पण लाईटली घेतलं होतं, हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला। दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलंय आणि चालू सरकार टांगा पलटी घोडे फरार। त्याला डेअरिंग लागते, त्याला धाडस लागतं, त्याला जिगर लागते। हरियाणा की जीत ने बीजेपी के लिए बूस्टर डोज का काम किया है। नेताओं के दावों में इसका दम दिख रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के सुशासन और समावेशी विकास के संकल्प के साथ काम करती है। तो इसलिए हम वो नहीं है कि एक परीक्षा में हम पास हुए तो कान में तेल डाल करके विदेश में सोने चले गए, एक परीक्षा में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो हम कोप भवन में चले गए। हम लगातार लोगों के बीच में काम करने वाली पार्टी हैं और जो लोग अभी से जो है वो भूमिका बना रहे हैं, इस बात का उनको भी अच्छी तरह एहसास है कि वो इन चुनावी चौपाल पर चारों खाने चित होने वाले हैं। महाविकास अघाड़ी भी जीत के दावों में पीछे नहीं दिखना चाहती। शरद पवार की बढ़ती उम्र को लेकर लगातार विरोधी सवाल उठा रहे हैं। इसका जवाब शरद पवार ने खुद दिया। आजकाल मी या ठिकाणी काही तरुण मुलं माझा विरोध घेऊन उभे होते, माझा फोटो होता आणि त्याच्यावर लिहिलं होतं 84 वर्षाचा म्हातारा, तुम्ही काही काळजी करू नका, अजून लांब बघायचे, 84 हो 90 हो, हे म्हातारं काही थांबवत नाही, हे म्हातारं महाराष्ट्राला योग्य रस्त्यावर आणल्याशिवाय स्वस्थ बसत नाही, तुम्ही त्याची काळजी करू नका। या सगळ्या कामाला तुम्हाला सगळ्यांची मदत अंतःकरणापासून होईल। 2019 में चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने पाला बदलकर शरद पवार और कांग्रेस से हाथ मिलाया था और मुख्यमंत्री बने थे, पर 2.5 साल बाद उनकी अपनी ही पार्टी टूट गई और एकनाथ शिंदे न सिर्फ मुख्यमंत्री बने बल्कि शिवसेना भी उनकी हो गई। यही मुश्किल उद्धव के लिए है। नए निशान पर चुनाव लड़ना है, इसलिए राहें आसान नहीं है। हम बार बार इलेक्शन कमीशन को याद दिला रहे थे कि जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव घोषित किया महाराष्ट्र में होना चाहिए, पर हमारे आवाज को दरकिनार किया गया। 10 दिन, अक्टूबर के पहले ही 10 दिन में करीब 1300 से ज्यादा गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास हुए हैं, जिसमें लाखों करोड़ों सरकारी लूट शामिल है, जहाँ पे ऐसे ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो सरकारी खजाने को खत्म करने वाले निर्णय हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। हरियाणा की हार के बाद सीटों की सौदेबाजी में कांग्रेस कमजोर पड़ गई है। गठबंधन के सहयोगी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने लिए चाहेंगे। 15 से 120 सीटें महाराष्ट्र में लड़नी चाहिए, ऐसी रिपोर्ट आपको दी गई है, क्या कहेंगे? सीट शेयरिंग का मीटिंग अभी पूरा नहीं हुआ है, जब होगा तब आपको पता चलेगा। ऐसा 288 जगहों पे महाविकास अघाड़ी लड़ेगी, ये हमने बात की। 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों के अलावा उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनावों का भी ऐलान किया है। 13 नवंबर को ही इन सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, पर इस पर एक विवाद भी उठा। चुनाव आयोग ने यूपी की 10वीं विधानसभा सीट मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया। चुनाव आयोग ने कहा कि उस सीट का केस कोर्ट में है, इसलिए अभी चुनाव नहीं करा सकते। हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी का डर बता रही है, अयोध्या की हार का साइड इफेक्ट बता रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई है? जो अयोध्या के अवधेश के राज में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही है। क्यों नहीं करा रही है उपचुनाव? बाकी जगहों पे आपने 9 उपचुनाव कर दिए और याद रखिए 9 की 9 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। सिंबल किसका किस सीट पर होगा ये हमारा हाईकमान तय करेगा, अखिलेश यादव जी तय करेंगे, लेकिन 9 की 9 सीटें हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहा है। इस बार दोनों राज्यों के चुनाव में काफी कुछ दांव पर है। महाराष्ट्र में 2 पार्टियों की विरासत की जंग है, बीजेपी के लिए सत्ता बचाने की चुनौती है और कांग्रेस के लिए हरियाणा की हार से आगे निकलकर जीत का स्वाद चखने की चुनौती है। झारखंड में बीते कुछ महीनों में ईडी रेड से लेकर मुख्यमंत्री की जेल यात्रा तक जो कुछ भी हुआ उसे जनता कैसे देखती है, इसका भी फैसला हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। मंगलवार को शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि कारोबार के आखिर में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 153 अंक लुढ़ककर 81,820 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 71 अंक फिसला, ये 25,057 पर बंद हुआ।
सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 50 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 78,650 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 1000 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 92,500 रुपए पर पहुंच गई। फेस्टिव सीजन में मारुति सुजुकी ने अपनी पॉपुलर कार बलेनो का एक स्पेशल एडिशन रीगल लॉन्च किया। कंपनी ने अपने इस कार को 4 वेरिएंट में उतारा है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 6.5 लाख रुपए रखी गई है। चर्चा है कि बजाज ऑटो बुधवार को भारतीय बाजार में अपनी नई मोटरसाइकिल लॉन्च कर सकती है, जिसका नाम बजाज पल्सर N125 होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए फीचर्स के साथ इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी लोगों के कहीं भी थूकने से जुड़ी समस्या की। देश की राजधानी हो या फिर देश का कोई भी शहर, हर जगह आपको लोग कहीं भी थूकते हुए नजर आ जाएंगे। वो ये तक नहीं सोचते कि जो जगह साफ सुथरी है उसे गंदा ना करें। देश की राजधानी में ये समस्या सबसे ज्यादा दिल्ली का दिल कहे जाने वाले सीपी यानी कनॉट प्लेस में देखने को मिलती है। सीपी में ब्रिटिश काल की बनी इमारतों के सफेद खंभों पर जगह जगह पान और तंबाकू की पीक थूकने के लाल निशान देखने को आपको मिल जाएंगे। हाल ही में गांधी जयंती के मौके पर एनडीएमसी ने सीपी के इन गंदे धब्बों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ करवाया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही ये फिर से बदरंग नजर आने लगे हैं। खास बात यह है कि एनडीएमसी और गंदगी करने वाले के बीच ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। निगम अधिकारियों का कहना है कि थूकदान रखने से लेकर जुर्माना लगाने जैसे तमाम तरह के सख्त कदमों को उठाने के बावजूद गंदगी करने वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आते। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग इन जगहों को साफ सुथरा रखने की अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। हमारी टीम ने सीपी का जायजा लिया और इस समस्या को लेकर कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आपके सामने तो लोग थूकते हैं, तो कभी बुरा नहीं लगता कि आप ही की दुकान और वहीं पे थूक रहे हैं? डस्टबिन रखा हुआ है तो उनको दिखाई देना चाहिए। पढ़े लिखे हैं, कौन अनपढ़ तो गंवार है नहीं। मैं सादा पान खाती हूँ, लोग मीठा पान खाते हैं। मीठा पान और सादा पान निगला जा सकता है, बट जो तंबाकू है यू हैव टू स्पिट इट आउट। और अब जब तक आप स्पिट आउट नहीं करेंगे आप अंदर नहीं ले सकते हैं। तो एक ऐसा कुछ होना चाहिए कि जी आप अवेयरनेस है दोनों तरफ से होनी चाहिए, इस तरफ से भी होनी चाहिए और उस तरफ से भी होनी चाहिए। कस्टमर के पास ज्यादा होनी चाहिए, उनको आपको बताना चाहिए कि प्लीज आप इधर उधर ना थूक के इस बैग में थूकिए, एंड वेयर एवर यू फाइंड अ डस्टबिन यू कैन जस्ट डिस्पोज इट ऑफ, राइट। यही होना चाहिए। और एज फार एज फाइन इज कंसर्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई है ही नहीं जिसके जो फाइन लेगा। यहाँ पर अगर आप एक कोई भी मार्शल खड़ा कर दें या कोई भी खड़ा कर दें और उसको कहें कि यहाँ पर आपको थूकना मना है, और जैसे ही आप किसी को थूकते हुए देखें आप उससे 500 रुपए लीजिए, जैसे ही ये जिस दिन शुरू हो जाएगा उस दिन से थूकना भी कम हो जाएगा। एक बार जुर्माना दिया था, उसके बाद नहीं किया। अच्छा, जुर्माना दिया? कितने का दिया था आपने? $8, सिंगापुर डॉलर। अच्छा, सिंगापुर में आपका जुर्माना हुआ था। बट अब आप इंडिया में हो, भारत में हो, भारत में फाइन का आपको हिसाब पता है? नहीं है, फाइन नहीं है, मगर फिर भी हमें आदत ऐसी पड़ गई है, क्योंकि जब हमने सिंगापुर दोबारा पान खाया तो हमने अपने रूम में जाके खाया और अपने वॉश बेसिन के अंदर स्पिट किया। अपने रूम में ही जाके पान खाते थे, बाहर खाया ही नहीं हमने पान। वही आदत अब हमें पड़ गई है। हम पान खाते हैं, अगर डस्टबिन है तो डस्टबिन में थूकेंगे, वरना तो बाहर नहीं थूकेंगे। आप लोगों की दुकान और दुकान के सामने लोग पान खाते थूकते हैं तो कितना गंदा लगता है? लगता है डस्टबिन रखी हुई है मैडम, पान खाते तो कहीं ना कहीं थूकेंगे ना मैम। नहीं, पान खाते हैं, लेकिन अगर आप ही की दुकान के सामने थूकते तो आपको खुद अच्छा नहीं, मतलब डस्टबिन में थूक दो, डस्टबिन लगा हुआ है, सब तरफ डस्टबिन है इधर। कभी आपने किसी को टोका? टोका है बहुत लोगों को, लेकिन लोग क्या कहते हैं? मानते नहीं है। सैमसंग की स्मार्ट रिंग का प्री ऑर्डर शुरू। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत की। इस इवेंट में दुनिया भर के 120 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। वहीं 400 से ज्यादा एग्जीबिटर और करीब 900 स्टार्टअप भी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पहुंचे हुए हैं। इस इवेंट में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दूसरे देशों में मोबाइल डेटा की कीमत भारत की तुलना में 10 गुना महंगी है। भारत जहां 120 करोड़ यानी 1200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं, जहां दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है,
जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है। वहां ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड और फ्यूचर पर चर्चा ग्लोबल गुड का भी माध्यम बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में ही वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का भी उद्घाटन किया। ये पहली बार भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है। इस इवेंट में 190 से ज्यादा देशों के करीब 3000 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सैमसंग ने अपनी पहली स्मार्ट रिंग का प्री ऑर्डर शुरू कर दिया। इसका नाम सैमसंग गैलेक्सी रिंग है। अमेरिका में इसकी कीमत $399 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 33,000 रुपए रखी गई है। हालांकि भारत में इसकी कीमत कितनी है ये साफ नहीं है। सैमसंग की इस रिंग में हेल्थ AI का सपोर्ट मिलता है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बाद दिल्ली में आयोजित एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी मेले IMC की, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। दिल्ली के भारत मंडपम में टेक दिग्गजों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत के बढ़ते कदम का जिक्र किया। साथ ही साइबर सुरक्षा को लेकर दुनिया से एकजुट होने की अपील भी की। देश का सबसे बड़ा टेक इवेंट IMC यानी इंडिया मोबाइल कांग्रेस शुरू हो गया। यानी दिल्ली में लगा है टेक्नोलॉजी का मेला, जहां अगले 3 दिनों तक दुनिया भर के नए नए स्टार्टअप से रूबरू हुआ जा सकता है। साथ ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां अपनी नई तकनीक को पेश करेंगी। राजधानी दिल्ली में आयोजित इस इवेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये IMC का 8वां संस्करण है, जिसकी थीम द फ्यूचर इज नाउ रखी गई है। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 400 से अधिक टेक कंपनियों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है और करीब 900 स्टार्टअप कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। पीएम मोदी ने यहां यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा आयोजित इवेंट ITU WTSA का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से आज तक भारत की प्राथमिकता दुनिया को जोड़ने और उसके लिए विकास के नए रास्ते खोजना रहा है। प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलॉजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है, दुनिया को कनेक्ट करना और प्रगति के नए रास्ते खोलना। ऐसे में WTSA और IMC की ये साझेदारी भी एक प्रेरक और शानदार मैसेज है। जब लोकल और ग्लोबल का मेल होता है, तब न केवल एक देश बल्कि पूरी दुनिया को इसका लाभ मिलता है, और यही हमारा लक्ष्य है। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। 5G से लगभग देश का हर जिला कनेक्ट हो गया है, लिहाजा अब 6G तकनीक पर तेजी से काम चल रहा है। आज भारत का करीब करीब हर जिला 5G सर्विस से जुड़ चुका है। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका है, और अब हम 6G टेक्नोलॉजी पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने AI और साइबर सुरक्षा के मुद्दों को लेकर भी दुनिया को आगाह किया और कहा कि दुनिया को मिलकर इसके लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि आज के दौर में साइबर थ्रेट सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका मुकाबला कोई भी देश अकेले नहीं कर सकता। भारत के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एक सेफ डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के प्रति हमारे कमिटमेंट को दिखाते हैं। असेंबली के सदस्यों से कहूंगा, आप ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाएं जो इंक्लूसिव हो, सिक्योर हो और भविष्य के हर चैलेंज के लिए एडेप्टेबल हो। आप एथिकल AI और डेटा प्राइवेसी के ऐसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाएं
जो अलग अलग देशों की डाइवर्सिटी का भी सम्मान करे। पीएम मोदी ने यहाँ अपने संबोधन में बताया कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत कैसे नए नए मुकाम हासिल करता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे ये पब्लिक होर्डिंग पर देश में युवाओं को मिलने वाले जॉब्स के अवसरों से जुड़ी एक अच्छी खबर है। देश का बड़ा उद्योग समूह टाटा ग्रुप अगले 5 साल में 5 लाख जॉब के अवसर पैदा करेगा। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बताया है कि उनका ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये जॉब देगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी और इस तरह की दूसरी इंडस्ट्री शामिल है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने जोर देते हुए कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब पैदा किए बगैर भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। उन्होंने टाटा ग्रुप के असम में लगने वाले सेमीकंडक्टर प्लांट और इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी से जुड़े दूसरे प्लांट के बारे में जानकारी दी। चंद्रशेखरन ने मानना है उनका कि टाटा ग्रुप के नए प्लांट बनने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगले 5 साल में लोगों को कम से कम 5 लाख नौकरियां मिलने की उम्मीद है। उन्होंने सरकार के समर्थन की तारीफ करते हुए कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा जॉब पैदा करने की जरूरत है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब बहुत जरूरी है, क्योंकि हर महीने देश के वर्कफोर्स में नौकरी पाने के लिए करीब 10 लाख लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे में हर साल देश में 1 करोड़ नौकरियां देने की जरूरत है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही मुमकिन है, क्योंकि इसमें हर एक नौकरी बनने से 8 से 10 लोगों को रोजगार मिलता है। भारत को मिलेगा लादेन को मारने वाला ड्रोन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रहे हैं आपका इंतजार। भारत ने अमेरिका से 34,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा रक्षा समझौता किया, जिससे भारत इस डील के तहत अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा। इससे तीनों सेनाओं की निगरानी क्षमता और भी बढ़ जाएगी। ये वही ड्रोन है जिसकी मदद से अमेरिका ने आतंकी उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ढूंढकर मार गिराया था। इजरायल जल्द ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में जुटा है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की एक बात मान ली। दरअसल नेतन्याहू ने साफ किया कि ईरान के परमाणु और तेल संयंत्रों पर हमला नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने किसी भी समय ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की बात जरूर कही। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव अब जमीनी तौर पर भी दिखने लगा। दरअसल दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने दोनों देशों को जोड़ने वाली कुछ सड़कों को तबाह कर दिया। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। इससे पहले उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया कि दक्षिण कोरिया ने ड्रोन के जरिए कुछ पर्चियां उसकी सीमा में फेंकी। उत्तर कोरिया के मुताबिक ऐसा कर दक्षिण कोरिया ने उसके एयर स्पेस का उल्लंघन किया, जिसे सैन्य हमला माना जा सकता है। नासा ने अमेरिका के फ्लोरिडा से एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया। इसका नाम यूरोपा क्लिपर है और इसे एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये स्पेस क्राफ्ट बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा की तरफ भेजा गया, जहां पहुंचने में उसे करीब 6 साल लगेंगे। इस दौरान वो यूरोपा की सतह के नीचे जीवन की खोज करेगा। साथ ही वहां मौजूद समंदर के रहस्यों पर भी उसकी नजर है। श्रीलंका में ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप में 200 से ज्यादा चीन के नागरिक गिरफ्तार किए गए। इनकी उम्र 22 से 49 साल के बीच है। चीन के दूतावास ने कहा है कि वो इस मामले पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। बुधवार से न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज। जी हां, खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। भारतीय हॉकी टीम की डिफेंडर उदिता दोहान हॉकी इंडिया महिला लीग के पहले चरण में सबसे महंगी बिकी। उन्हें श्राची रार बंगाल टाइगर्स ने नीलामी में 32 लाख रुपए में खरीदा। वहीं हॉलैंड की ड्रैग फ्लिकर यिब्बी यानसेन को ओडिशा वॉरियर्स ने 29 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। 3 मैचों के सीरीज का पहला मैच सुबह 9:30 बजे से बेंगलुरु में खेला जाएगा। वैसे पहले मुकाबले में बारिश विलेन बन सकती है। मंगलवार को भी बारिश की वजह से टीम इंडिया का ट्रेनिंग सेशन रद्द करना पड़ा। मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी नहीं जाएंगे। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा ने इसके संकेत दिए। रोहित ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए शमी को लेकर फैसला करना मुश्किल है। उनके घुटनों में सूजन है।
भारत के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मुख्य कोच चंडिका हथुरुसिंघे को बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल बोर्ड ने उन पर अनुशासन तोड़ने के मामले में ये कार्रवाई की। फिलहाल वेस्टइंडीज के फिल सिमंस को टीम का अंतरिम कोच नियुक्त किया गया है। उन्हें 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तक जिम्मेदारी दी गई है। पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान गुलाम ने अपने टेस्ट डेब्यू मैच में ही शतक लगाकर इतिहास रच दिया। वो ऐसा करने वाले दुनिया के 116वें खिलाड़ी बन गए। उन्हें बाबर आजम की जगह शामिल किया गया। 29 साल के कामरान ने 118 रनों की पारी खेली। इस तरह दूसरे मुल्तान टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट पर 259 रन बना लिए। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए।